वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज आपके सामने फिर अपीयर हूँ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सब्जेक्ट है और टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल और एंट्रीम बेल, सेक्शन 438 सीआरपीसी। तो इसी से जुड़ी हुई आज आपके साथ मैं बात डिस्कस करूंगा, टॉपिक डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि क्लियरिटी ला सकूं, टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। चाहे वो कोर्ट रूम हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो एग्जामिनेशन रूम हो, 438 अपनी एक अलग अहमियत रखता है। तो चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूं कि एंटीसिपेटरी बेल लागू कब होती है और रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल में फर्क क्या है। तो सबसे पहला फर्क यह है कि रेगुलर बेल आफ्टर अरेस्ट होने के बाद डिमांड की जाती है। मतलब अरेस्ट हो गई, फिर हम डिमांड करते हैं कोर्ट से कि हमें बेल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में बिल्कुल अलग है। हम कोर्ट से बेल की डिमांड पहले ही कर लेते हैं, अरेस्ट होने से पहले ही, कि जिस टाइम मुझे अरेस्ट किया जाए मुझे बेल पर छोड़ दिया जाए। तो ये बात हो गई एंटीसिपेटरी और रेगुलर बेल में डिफरेंस। अब आते हैं बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके साथ में पॉइंट डिस्कस करता हूं जो कि जरूरत है। तो एंटीसिपेटरी बेल हमें ग्रांट कौन कौन कर सकता है, किस कोर्ट के पास पावर है? तो दो कोर्ट है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। ये दोनों ही पावर रखते हैं एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की। अब एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेबल होगी कहां पे? तो ये आपके केवल और केवल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में लागू होती है, चाहे वो कॉग्निजेबल हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल हो। उसके बाद अब ये किन किन स्टेजेस पर अप्लाई हो सकती है? तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हो किसी व्यक्ति के खिलाफ या ना हुई हो, उस पर भी ये अप्लाई करेगी। मतलब एफआईआर होने से पहले भी हम कोर्ट जा सकते हैं कि मुझे बेल, एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए, और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद भी हम जा सकते हैं कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। दूसरी जो पॉइंट है जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल को, कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए, वो है इशुएंस ऑफ समन। जब हमें समन इशू होता है कोर्ट से, उस स्टेज पर भी हम एंटीसिपेटरी बेल की मांग कोर्ट से कर सकते हैं। तीसरी चीज, ड्यूरिंग द कमिटल प्रोसीडिंग। आप बहुत भली भांति जानते हैं कि कमिटल प्रोसीडिंग क्या होती है। कमिटल प्रोसीडिंग एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, एक इंक्वायरी का प्रोसेस है। जब कोर्ट, वो कोर्ट जो उस मुकदमे की सुनवाई ना कर पाए और उस मुकदमे को अपने हायर कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दे। जैसे कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 302 मर्डर का ट्रायल नहीं कर सकता, और अगर ऐसी फाइल उसके सामने आती है ट्रायल के लिए, तो वो उसको खुद ट्रायल ना करते हुए सेशन कोर्ट के समक्ष उसको पेश कर देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। उसी को कहते हैं कमिटल प्रोसीडिंग, जो कि सेक्शन 209 सीआरपीसी में दी गई है, प्रोवाइड की गई है, बताई गई है। तो उस दौरान भी हम एंटीसिपेटरी बेल की मांग कोर्ट से कर सकते हैं। मैंने कोर्ट को बता ही दिया कि कौन कौन सी कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। अब बात आती है कि एंटीसिपेटरी बेल आपकी लागू कब कब नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया कब लागू होगी, एफआईआर हुई हो या ना हुई हो तब भी, एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ समन, एट द टाइम ऑफ कमिटल प्रोसीडिंग्स। और इसमें एक जरूरी बात यह है कि एंटीसिपेटरी बेल आपकी केवल और केवल तब अपने पावर में आती है जब व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया हो। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, ना अरेस्ट करने से पहले और ना अरेस्ट करने के बाद। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करने पहुंच गई है उसके पास और उसे अरेस्ट कर रही है, तब वो, या अरेस्ट कर ली है, तब वो डिमांड करेगा कि मेरे पास ऑलरेडी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का ऑर्डर है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मुझे बेल पर छोड़ दिया जाए। पुलिस वहां पर बाध्य है उसको एट द मोमेंट वो बेल पर छोड़ेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अरेस्ट होने से पहले ही, एफआईआर होने से पहले ही या एफआईआर होने के बाद का उसके पास क्या है, ऑलरेडी ऑर्डर है कि वो बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अब एंटीसिपेटरी बेल कहां कहां लागू नहीं होगी? तो बेलेबल ऑफेंसेस में लागू नहीं होगी। सेक्शन 376 ए बी, डीए, डीबी, इन पर लागू नहीं होगी। आपका शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट पर लागू नहीं होगी, तो इन पर ये लागू नहीं होती है। आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट होने के बाद लागू नहीं होगी। अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड नहीं करी है कोर्ट से, आपको कोई ऑर्डर कोर्ट ने नहीं दिया है कि आप अरेस्ट होंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अरेस्ट होने के टाइम पे आप नॉर्मल बैठे हैं घर पे, आपके पास कोई एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर नहीं है कोर्ट से,
और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, तब आपके पास केवल एक राइट है, आप रेगुलर बेल के लिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास अरेस्ट होने से पहले कोई कोई बेल नहीं थी। अरेस्ट होने से पहले आपने कोई बेल ऑर्डर नहीं ले रखा था, तो आपको अब रेगुलर बेल पर जाना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 437 या 439 सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि सपोज करिए कि हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। बेसिकली सबसे पहले हम सेशन कोर्ट जाते हैं, और अगर सेशन कोर्ट हमारी एंटीसिपेटरी बेल की याचिका खारिज करता है, तब हमारे पास हाई कोर्ट जाने का भी अधिकार है। हम डिबार नहीं, हम बार नहीं हो जाते। हाई कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाया है, हाई कोर्ट भी हमें सुनेगा। अगर हमें सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी पर खारिज किया है, तो हाई कोर्ट हमें सुनेगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए और ग्रांट भी कर सकता है। तो बात है कि अब प्रोसीजर पे बात करते हैं कि ये कार्रवाई होगी कैसे। सपोज करिए मैंने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी एंटीसिपेटरी की, एंटीसिपेटरी बेल मुझे ग्रांट की जाए। अब यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है दो प्रकार की, या तो वो केवल मुझे सुनकर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दे, जैसे कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर कर दे, केवल मुझे सुना, एक पक्ष को सुना और ऑर्डर कर दिया, इसे कहते हैं एक पक्षीय आदेश। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं सुना इस केस में, पहली चीज। दूसरी चीज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना, मुझे सुना और तब ग्रांट किया या ग्रांट नहीं किया, ये दूसरी चीज। तो जिस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना सुने, मतलब एक्स पार्टी, कोर्ट ने मुझे ग्रांट करी थी बेल, एंटीसिपेटरी बेल मुझे ग्रांट करी थी, उस केस में कोर्ट ग्रांट करने के डे से विद इन 7 दिन से कम की नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं देगी। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस मिल जाएगी, और फिर एक दिन निश्चित करेगी जिस पर वो दोबारा सुनेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अब वो दोबारा सुनेगी उस क्वेश्चन पे जिस पर अभियुक्त को ऑलरेडी बेल ग्रांट कर दी गई है, बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने। क्योंकि पहले केस में हमने केवल अभियुक्त को सुना और बेल ग्रांट कर दी, वो चला गया। लेकिन कोर्ट इसके बाद नोटिस इशू करती है, ग्रांट करने के बाद नोटिस इशू करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप आइए और कुछ जरूरी सवाल पर इसको दोबारा हमको बताइए। तो फिर कोर्ट दोबारा डेट फिक्स करती है और उस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनती है और फिर मैटर को डिसाइड कर सकती है। तो एक तो केवल मुझे सुनकर एक्स पार्टी ऑर्डर कर देना, और अगर ऐसा कर दिया है तो फिर नोटिस इशू करना, जो कि 7 दिन से कम की नोटिस नहीं होगी, और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अब सुनेगी उन क्वेश्चंस पर जो कि जरूरी हैं एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने या ना करने के लिए। और अगर ऐसा वो लगता है कि ग्रांट नहीं करने योग्य है, तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल भी कर सकती है। वही कोर्ट कैंसिल कर सकती है, स्पेसिफिक प्रावधान कहीं नहीं दिया सीआरपीसी में, लेकिन वही कोर्ट कैंसिल कर सकती है जिसने ग्रांट करी है, या तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। अब ये बात हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल में क्या कोई कंडीशन कोर्ट लगाती है बेल देने के लिए। तो यस, कोर्ट कंसिडरेशन देखती है, कोर्ट देखती है कंडीशन, कि आप को छोड़ने से पहले कोर्ट कुछ कंडीशन देखती है, कुछ कंडीशन को अपनी कंसिडरेशन में लेती है। क्या आप कभी कन्विक्ट तो नहीं हुए हैं, क्या आप कभी किसी चीज के लिए जेल तो नहीं गए हैं, आपका कोई केस मुकदमा पेंडिंग चल रहा है, आप किसी भी तरीके से विटनेस को या किसी व्यक्ति को जिसको जानकारी है, आप उसको धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, ऐसा कुछ है, ग्राउंड है। इन सब चीज़ों को भी कोर्ट एंटीसीडेंट्स कहते हैं इन्हें, हिस्ट्री ऑफ द एक्यूज्ड, कोर्ट नज़र देखती है, एक बार नज़र डालती है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एक ग्राउंड बन जाता है कि इसको एंटीसिपेटरी बेल या एंटरिम बेल ग्रांट कर दी जाए। उसके बाद दूसरी कंडीशन कोर्ट तब लगाती है, इम्पोज करती है, जब वो ग्रांट कर रही होती है। जैसे कि कोर्ट कहती है, लगा सकती है कंडीशन कि आप अब इंडिया से बाहर नहीं जा सकते जब तक ये मुकदमा चल रहा है। आपको जब भी कोर्ट पुलिस इंट्रोगेशन के लिए बुलाएगी आपको आना पड़ेगा, जब भी कोर्ट की तारीख पड़ेगी आपको आना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर कंडीशन कोर्ट इम्पोज कर सकती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान को क्लियर करती हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ टॉपिक आपको लग रहा है कि रह गया है और वो भी क्लियर होना ज़रूरी था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मुझे बता सकते हैं कि क्या टॉपिक क्लियर नहीं है या कहाँ पे पॉइंट क्लियर नहीं है। वैसे मैं इसकी पीडीएफ, जितना मैंने बताया है, मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक के साथ आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे पीडीएफ ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर जो भी पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी बताइएगा। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।